बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जब मैं दोबारा इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इस डीप स्टेट को छोड़ूंगा नहीं। ये लोग मेरी आजादी इसलिए छीनना चाहते हैं कि मैं इनसे आपकी आजादी की बात ना करूं। ये मुझे इसलिए खामोश कराना चाहते हैं क्योंकि मैं इनको आपको खामोश कराने नहीं देता। ये मुझे कैद नहीं करना चाहते, ये आपको कैद करना चाहते हैं। ये लोग मेरे पीछे नहीं, ये लोग आपके पीछे हैं। मैं तो बस बीच में रुकावट हूं। ये बातें इमरान खान ने नहीं कही, ये बातें ट्रंप ने, जो कि साबका फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका में, जब उन पर फर्द जुर्म आयद हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान पर कुछ बात करते हैं जी। मईशत का हाल आपके सामने है, बजट सेशंस हो रहे हैं। अच्छा, और है हमारे टोटल मेंबर्स जो हैं वो 342 हैं पार्लियामेंट के मेंबर, लेकिन सिर्फ गलती से कभी किसी दिन 8 और किसी दिन 4 मेंबर आते हैं बजट सेशन में। ये इनकी संजीदगी का आलम है और ये 3 से 4 लोग 24 करोड़ लोगों के माशी मुस्तकबिल का फैसला कर देंगे, क्योंकि इसहाक डार ने तो भाई दिन रात एक करके अपनी सेहत खराब कर ली है। पता नहीं उन्होंने अपनी सेहत खराब की है या पाकिस्तान की मईशत की सेहत खराब कर दी है, क्योंकि पहले आपको मैंने सुजुकी का बताया था, फिर उसके बाद शेल, फिर टोटल पावर को, इस तरह बाकी कंपनीज भी यहाँ से जा रही हैं पाकिस्तान से, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग भी अरूज पर है। अब इस जब लोड शेडिंग है तो मुझे बताएं कारखाने कैसे चलेंगे, इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, और इस लोड शेडिंग के वजह हो रही है। उसके अलावा जो बिल आ रहे हैं वो मतलब इस तरह के बिल आ रहे हैं कि होश उड़े हुए, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह पे किए जाएंगे। और सोचें कि अगर ये लोड शेडिंग ना करें और लाइट आए तब कितने बिल आएंगे, क्योंकि लोगों के कारोबार तो वैसे ही माशी हालात की वजह से आपको पता है इंपोर्ट्स बंद थी, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, इसके अलावा बाकी चीजें सप्लाईज नहीं आ रही थी, तो दुकानदार जिनके इंपोर्टेड आइटम्स छोटे मोटे जिस पर वो लोग चलते थे वो दुकानें बंद हो रही हैं। तो हर कोई बेरोजगारी के साथ साथ जी आपके घर में ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, ना गैस है, तो इस हालात में बंदा क्या करेगा? फिर यही सोचेगा ना कि चलो किसी तरीके से इस मुल्क से भागा जाए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे माशी बदहाली का शिकार नहीं है, यहाँ पे तो जी हर तरह से अमन भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, हर तरह हर चीज का धड़का लगा रहता है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसमें इंसान को एक ही तरीका समझ आता है कि इस मुल्क से भाग जाओ। और वो शायद वो 300 लोग जो आज डूब गए समंदर में, वो भी इसी माशी बदहाली से परेशान होकर अपने घर वालों की कफालत की जिम्मेदारी उठाकर घर से बाहर निकले होंगे। वो ये सोच कर निकले होंगे शायद दूसरे मुल्क में जाएंगे तो 2 वक्त की रोटी उनके घर वाले खा सकेंगे, लेकिन समंदर की जालिम लहरों ने उनको ले डूबी। किस पर जाएगा इनकी मौत का? कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी मौत की? मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? वजीर आजम साहब, क्या आप इनकी मौत की जिम्मेदारी लेंगे? आप बताएंगे कि ये लोग क्यों इस मुल्क से गए, क्यों इनको इनके मुल्क में होते हुए इनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, जो वो बेचारे बेसरो समानी के हालत में कभी इस मुल्क की सरहद पे तो कभी उस मुल्क की सरहद पे समंदरों में पता नहीं कितने दिन से वो सफर कर रहे होंगे, और आखिरकार उनका अंजाम ये हुआ। क्या उन्होंने ये अंजाम सोचकर सफर किया था? माना गलत है, माना है इलीगल है, लेकिन लोग इलीगल रास्ते अडॉप्ट क्यों करना चाह रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है, और इस सवाल का जवाब देगा कौन? क्योंकि यहाँ पे तो नूरा किश्ती चल रही है, क्योंकि इलेक्शन के दिन करीब आ गए तो सब अब इल्जामबाजी पर आ गए। यहाँ पे जी बिलावल साहब ने साफ साफ कह दिया जी ये बजट तो इसहाक डार ने पेश किया, इसमें तो पीपल्स पार्टी का किरदार ही बहुत कम रहा है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी मसरूफ थी खरीदो फरोख्त में, बंदे गायब करने में, मेयर के इलेक्शन करवाने में। अब नूरा कुश्ती खुलकर सामने आ रही है। तलाल चौधरी ने जी खुलकर बात की, वो कह रहे हैं कि जी हम बिलावल के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि जी जिस तरह मेयर के इलेक्शन कराची में या बाग में
में इलेक्शन है उस तरह का इलेक्शन ना करवाए, यानी कि उनके अपने इत्तेहादी उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जो भी इलेक्शन करवाए हैं वो रिग्ड हैं, वो जो है उसमें खरीदो फरोख्त हुई है। ये इनके अपने इत्तेहादी वफाक में बैठे हुए अपने इत्तेहादी इन पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कश्मीर के इलेक्शन की जो कैंपेन है वो मरियम नवाज ने भी बहुत ज्यादा की थी, वहां पे जाकर बाग में जलसा भी किया था और कहा था कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, उसके बावजूद वो हार गए, उसका बहुत बड़ा दुख है। और उसके बाद जो है पीएमएल नून के बयानात आना शुरू हो गए थे जिस पर उन्होंने ठीक ठाक इल्जामबाजी की थी पीपल्स पार्टी पर, और फिर अब तक तलाल साहब ने भी ये कह दिया है कि जी हम इलेक्शन के लिए इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले जी शर्त ये होगी कि मेयर के इलेक्शन की तरह और बाग के इलेक्शन की तरह इलेक्शन ना हो, बल्कि साफ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। लेकिन क्या लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि दिन तो करीब आते जा रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि पीएमएलएन ये जो है वो अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी होने से पहले जो है ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनको 60 दिन के बजाय 90 दिन का वक्त मिल जाएगा, और ये बीच में कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह हालात सेटल करके नवाज शरीफ को लिया जाए और नवाज शरीफ ही कैंपेन करें। इस तमाम सूरत हाल की, इस तमाम चीज में पीएमएलएन को लगता है कि सिर्फ जो है वही उम्मीद है किरण की नवाज शरीफ, और वो चाह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स करके दोबारा से नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और अब जो है वो नाअहली की मुद्दत भी खत्म करने का यही बात हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है कि जी 5 साल से ज्यादा नाअहल नहीं हो सकते, लेकिन इसके लिए भी आपको एक कानूनी तरामीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तरामीम करना इनके लिए क्या मुश्किल है, 2 बंदे बैठेंगे तरामीम हो जाएगी और 24 करोड़ लोगों पर 2 लोग अपना फैसला मुसल्लत कर देंगे। इसके अलावा एक और बिल भी मंजूर हुआ है, वही तो 4 लोग असेंबली में जाते हैं और वो 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का फैसला कर देते हैं। और सेनेट से ये बिल भी मंजूर हो गया कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा, क्योंकि ये सारी गेम सेट कर रहे हैं, अपनी अपनी पिचेस तैयार करें ताकि जी इलेक्शन में जब जाएं तो इनकी मर्जी के वक्त हो, इनकी मर्जी के तमाम जो ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो, जो भी हो, सब कुछ इनकी अपनी मर्जी का। पोलिंग एजेंट्स जो पोलिंग पूल्स बनेंगे, बूथ बनेंगे, वो सब भी उनकी मर्जी के हो, इलाके भी उनकी मर्जी के हो, हल्का बंदियां भी उनकी मर्जी से हो, वोटर्स कहाँ पे किस तरह शिफ्ट होने वो सब उनकी मर्जी के हो। इसलिए वजह से वो सारे गेम्स अभी से खेलना शुरू कर दिए। वो सारी तरामीम जल्द अज जल्द आपके सामने आती जाएंगी। इसके अलावा जी मुल्क में फसाद अरूज पे है। पहले आप जी सिर्फ जर्नलिस्ट को पकड़ धकड़ कर रहे थे, फिर आपने एक्टिविस्ट को उठाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आम आवाम को जो भी जहां से कोई गुजर भी रहा हो उसको भी आप पकड़ लेते हैं कि जी तुमने क्यों बोला। अब आपने सोचों पर भी पाबंदी लगा दी, और अब तो हद ये है कि वकील भी उठाना शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों लतीफ खोसा साहब के घर में फायरिंग का वाकया पेश आया है, तो अब जो उजैर भंडारी साहब है जो कि इमरान खान के वकील भी हैं, और सुनने में आ रहा था कि इन्होंने अभी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी पिटीशन दायर करनी थी, उन वकील को उठा लिया गया है। और उनके बेटे ने ट्वीट करके कहा है कि जो साथ में उनका ड्राइवर था उसको भी उठा लिया गया है और उसका भी कोई अता पता नहीं है। मतलब इस तरह क्या वो साबित करना चाह रहे हैं, ये साबित करके ये, और सुनने में तो यही आ रहा है कि वजारत दाखिला जो है इस सब चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि जो शहरियार आफरीदी का केस है, शहरियार आफरीदी भी आज पेश हुए थे अदालत में। उनकी हालत से आपको उनको देख अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह रखा जा रहा है। और मैंने ये बताया था कि कुछ कैदी के भी हकूक होते हैं, कैदी को भी कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें होती है वो पूरी की जाती हैं। लेकिन एक शख्स जिस पर अभी कोई फर्द जुर्म इस तरह आयद नहीं हुई है उसको आपने डेथ सेल पे रखा हुआ है। और सुनने में जरा ये कह रहे हैं कि वजारत दाखिला जी बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि किसी ना किसी तरह इस शहरियार आफरीदी को आपने फंसाना है, और आज फिर उनको 2 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। मतलब ये जुल्म कब तक करेंगे, उनको उनके भाई की तदफीन में जाने की इजाजत ना मिल सकी, ये कब तक आप ये सिलसिला चला कर रखेंगे, कब तक लोगों की आवाज को आप बंद करेंगे। एक हद होती है, मतलब जब फिर ये लावा फटेगा तो फिर वो सबको बहा ले जाएगा, इसमें फिर कोई शिकायत ना करे। क्योंकि सब्र तहम्मुल का भी जो बंदियाल साहब ने कहा है, सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, तो वो मुजाहिरा भी एक हद तक हो सकता है। बंदा एक हद तक जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद जब लावा फटेगा तो फिर ये सारे सिस्टम्स को बहा ले जाएगा। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं रहा है।
میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ 1971 میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مجیب الرحمان کے ساتھ کس طرح لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کائنڈلی اس کو آرام سے مسئلے کو حل کیجیے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ بات نہیں مانی تھی اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے یہی ایگریسو ہو گئے تھے اور یہی عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو اس طرح عوام کے خلاف کھڑے ہو کر اس طرح آپ لوگوں کو پکڑ دکڑ کر ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو ضبط کر کے کہاں تک کامیاب ہو سکو گے؟ ملک کے حالات اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور میں ہر ویلاگ میں یہی بات کر رہی ہوں، لیکن ہر کوئی اپنی نورا کشتی میں مگن ہے، کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے نہیں سوچا، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے نہیں سوچا۔ وہ جو 300 جانیں چلی گئی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ سب سمن بکمن امیون کی مثال بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سب کے منہ پہ شاید ٹیپیں لگ گئی ہیں، آنکھوں میں جو ہے وہ ہرا چشمہ لگ گیا ہے، ان کو کون سے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ تمام ٹی وی چینلز نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ سچ نہیں بتائیں گے، وہ جو ایشوز ہے اس پر بات نہیں کریں گے، وہ وہی بولیں گے جو ان کو اسکرپٹ لکھا ہوا دیا جائے گا۔ تو آپ کی اپنی صحافت، آپ کے ٹی وی چینلز، آپ لوگوں نے تو اپنی ریپو ہی ساری ختم کر لی ہے، اب آپ کو دیکھتا کون ہے، سنتا کون ہے؟ مطلب چند دنوں کے لیے یہ حکومت سارا سال تو نہیں رہے گی، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کہاں جائے گی؟ وہ لوگ جو سچ بول نہیں رہے، بتا نہیں رہے، حق کی بات نہیں کر رہے، وہ کدھر جائیں گے، کدھر کھڑے ہوں گے؟ ساری زندگی تو اس حکومت نے نہیں چلنا ہے۔ تو ابھی ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں ہم باعث ہیں، لیکن جب ایک چیز، ایک چینل یا کوئی بھی ٹی وی یا ہر چیز کو آپ بند کر دو گے اور صرف تصویر کا ایک رخ دکھاؤ گے تو پھر کسی کو تو آگے بڑھ کر تصویر کا دوسرا رخ دکھانا پڑے گا نا، اور جب ہم تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں تو آپ ہمیں باعث کہہ دیتے ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی سچ ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور جو بھی صحیح بات ہے ہمیں لگے گی یا ہمارے ذرائع بتائیں گے، ہم آپ کو وہی آگے کنوے کریں گے۔ بات صرف پاکستان کی ہے، بات صرف پاکستان کے مستقبل کی ہے، سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے اور جو بھی سیاسی بحران ہے اسے کس طرح نکالا جائے گا، لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب اس پر بات کریں کہ ہمیں کس طرح نکالا جائے گا، ہمیں اقتدار کس طرح واپس دیا جائے گا، ہمیں جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس میں جو ہے ہماری گرفت کیسے مضبوط ہوگی، کس طرح پلاننگ جو کی جا رہی ہے، وہ جو کندھے ہیں جن پر سوار ہو کر شاید وزیر اعظم بننے کا خواب بلاول دیکھ رہے ہیں، اور جو بلاول صاحب ہیں ان وہ کندھوں کو بڑے اچھے اور سلیقے سے استعمال کرتے ہوئے آج انہوں نے بیان ٹھوکا تھا کہ جس طرح میئر کے الیکشن میں ہم جیت گئے اس طرح پورے پاکستان کے الیکشن میں ہم جیت جائیں گے، تو مطلب کندھے کا وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کندھا پاکستان کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آنے والے جو چند دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ 19 تاریخ کو عمران خان کی پیشی بھی ہے جس پر وہ خود بھی اظہار کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ان کو پھر سے اریسٹ کر لیا جائے۔ انہوں نے پرامن احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ باقی رد عمل کس کا کیا آتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمران خان کو اریسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اور بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا ایک سکوت کی لہر ہے، اس میں آپ پانی پتھر پھینکتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں اشتعال تو آئے گا، تو آپ خامہ خواہ میں پرسکون بیٹھے ہوئے عوام کو اشتعال دلانے والی بات ہوگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے سیاسی مسئلے کو انتقامی مسئلے بنائے ہوئے ہیں، تو انتقام میں آپ کس حد تک جاتے ہو اور کس حد تک ملک اور عوام کی بلی چڑھاتے ہو، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ حافظ۔